हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब जीता है। आईपीएल 2020 जो है ये 13वां सीजन था आईपीएल का, और 13वें सीजन का खिताब जो है वो जीता गया मुंबई इंडियंस के द्वारा। और मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल का टाइटल जीता है। सबसे ज़्यादा बार किसी टीम के द्वारा जीता गया है तो वो है टीम मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस ने फाइनल में किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। कितने विकेट से? तो 5 विकेट से हराया। टाइटल फॉर रिकॉर्ड 5th टाइम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इसका 13वां सीजन था। और फाइनल मैच जो खेला गया था वो दुबई में खेला गया था। आईपीएल सीजन 13 का जो वेन्यू था वो कहाँ पे था? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कहाँ कहाँ पे? तो अबू धाबी में खेलेगा जो कि कैपिटल है, शारजाह में और दुबई में। लेकिन फाइनल मैच जो है ये कहाँ पे खेला गया था? दुबई में खेला गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सौमित्र चटर्जी एक वेटरन बंगाली एक्टर थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टर। और इन्हें 2012 में फिल्म जगत में जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च जो प्रतिष्ठित अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इस अवार्ड से इन्हें 2012 में सम्मानित किया गया था। वहीं पे 2004 में ही इन्हें पद्म भूषण, जो कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए थे 2004 में। बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी। तो ऑबिचुअरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने 200 से ज़्यादा मूवी में काम किया हुआ है। और एक चीज़ इनसे और भी ध्यान रखिएगा कि इन्हें फ्रेंच का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पाएगा, ऑद्रे देस आर्ट्स एट डेस लेटर्स। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है फ्रेंच में नहीं पता। तो अब ये ध्यान रखिए कि फ्रेंच के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑद्रे देस आर्ट्स इट डेस लेटर्स, इस अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। कौन? तो सौमित्र चटर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ने किस देश में ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करेगा? तो डब्ल्यूएचओ इंडिया में ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करेगा। तो अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डब्ल्यूएचओ की एक और एजेंसी हो जाएगी ट्रेडिशनल मेडिसिन, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन कहने का मतलब है लाइक आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, तो ये सब हो गया ट्रेडिशनल मेडिसिन। और ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो है वो चलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और इसकी जो स्थापना होगी वो कहाँ पे होगी? इंडिया में। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला 6G कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चाइना ने दुनिया का पहला 6G, 4G 5G नहीं, 6G कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट, ये एक टेस्ट सैटेलाइट था जिसको कि सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। किस कंट्री के द्वारा? तो चाइना के द्वारा। अभी आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आधी दुनिया की आबादी जो है अभी उसमें 5G भी नहीं है, यहाँ तक कि इंडिया में भी 5G नहीं है। और चाइना ने 6G कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया के अनुसार 2020 में भारत में परोपकारी लोगों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? परोपकारी क्या है या फिर क्या है? दानवीर, यानी कि सबसे ज़्यादा दान देने वालों में से सबसे टॉप लिस्ट पे कौन है? तो सबसे ज़्यादा दान दिया जाता है किसके द्वारा? अजीम प्रेम जी के द्वारा। और ये हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इनके द्वारा पर डे कितना डोनेट किया गया पता है आपको? 22 करोड़ पर डे ये डोनेट करते इन्होंने किया। और अगर साल का देखें तो साल में इन्होंने एक साल में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 7,904 करोड़ बस डोनेट किए। तो आप समझ सकते हैं ये कितने जेनरस मैन हैं। और वहीं पे दूसरे नंबर पे कौन है? शिव नादर। और अजीम प्रेम जी जो हैं ये विप्रो के फाउंडर हैं, और शिव नादर ये HCL के हैं। और शिव नादर ने टोटल 795 करोड़ रुपया डोनेट किया पूरे साल में। और मुकेश अंबानी ने कितना? तो 458 करोड़ रुपए। और वहीं पे अकेले अजीम प्रेम जी ने 7,904 करोड़ रुपए डोनेट किए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया।
वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इनका नाम बहुत ही बड़ा है, शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये थे बहरीन के प्रधानमंत्री, और ये मिडिल ईस्ट में है, गल्फ कंट्री है बहरीन, और बहरीन की कैपिटल है मनामा। और ये कब से प्रधानमंत्री थे? ये 1970 से बहरीन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अभी तक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे किसी भी देश के। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सऊदी अरब, ये है बहरीन, ये है फिर यूएई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर ये है कुवैत, फिर बगल में है कतर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि नेशनल एजुकेशन डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल एजुकेशन डे ये हर एक साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, अप्रॉक्स 9 या 11 साल रहे थे ये एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के, और साथ ही साथ ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी है कब? तो 11 नवंबर को। तो इसी दिन हर एक साल नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें चिल्ड्रंस डे के बारे में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। चिल्ड्रंस डे ये मनाया जाता है हर एक साल 14 नवंबर को। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? तो जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। वहीं पे अभी जो है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री पहले नहीं बोलते थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री को हटा दिया गया और कहा जाता था HRD मिनिस्ट्री, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। बट अभी इसी साल 2020 में ही HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो अब फिर से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन बन गए हैं? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला T20 2020 किस टीम ने जीती? पहली महिला T20 2020 का खिताब जीता गया किसके द्वारा? ट्रायल ब्लेजर्स के द्वारा, ट्रायल ब्लेजर्स। और इसका मैच भी जो है ये कहाँ पे हुआ था? इसका मैच भी UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयोजित किया गया था 4 से 9 नवंबर के बीच में। और इस मैच में 3 टीम ने हिस्सा लिया था, ट्रायल ब्लेजर्स, सुपरनोवाज और वेलोसिटी। तो ट्रायल ब्लेजर्स ने फाइनल में सुपरनोवाज को हराया। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, IPL वाला, ऐसा नहीं कि बस IPL वाला ही ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मे भी पूछ लिया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये किस दिन मनाया जाता है? विश्व जो है विज्ञान दिवस शांति और उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, ये किस दिन मनाया जाता है? यानी कि साइंस का यूज जो है वो पीस के लिए, शांति स्थापित करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए किया जाए, ना कि हिंसा भड़काने के लिए, या फिर जैसे कि कोई साइंस के उपयोग से ही तो लोग बम बनाते हैं, हाइड्रोजन बम हो, एटम बम हो, या फिर साइंस के उपयोग से ही अभी देख रहे हैं कि महामारी फैल रही है। तो अब जो भी हो, तो इसीलिए एक डे मनाया जाता है साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे, पीस और डेवलपमेंट के लिए। तो ये डे हर एक साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। ये सारे डे के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सारा डे UN के द्वारा मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ऐसा नहीं कि बस मैंने डे वाला क्वेश्चन है तो बस डे वाला क्वेश्चन रख दिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में, डायबिटीज़ डे पूछा जा चुका है। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये हर एक साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। और डायबिटीज़ जो है ये जो इंसुलिन की जो लेवल है वो कम और ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसे डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर से नहीं निकलता, इंसुलिन की कमी हो जाती है और शुगर कंट्रोल नहीं कर पाती है हमारी शरीर, तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? डायबिटीज़। और डायबिटीज़ जो है 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। और ये 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, ये आप इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर फ्रेडरिक बैटिंग का इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है, जिन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ 1992 में इंसुलिन की खोज की थी। और इस बार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम क्या है? द नर्स एंड डायबिटीज़, द नर्स एंड डायबिटीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। इंटॉलरेंस और टॉलरेंस ये सब तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। टॉलरेंस कहने का मतलब है सहिष्णु। तो सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये हर एक साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, इक्वालिटी रखने के लिए पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली, नन वायलेंस यानी कि वायलेंस नहीं करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा मोटर बिल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी, जिसको कि डोबरा चांटी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, डोबरा चांटी ब्रिज को किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। और इस ब्रिज को डोबरा चंटी ब्रिज के नाम से जानते हैं। और ये ब्रिज जो है 725 मीटर लंबी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है डोबरा चंटी ब्रिज की पिक्चर जिस दिन इसका इनॉग्रेशन किया गया। और इस ब्रिज पर जो है टोटल कितना खर्च आया? इस ब्रिज पर अप्रॉक्स अराउंड 3 करोड़ के रुपये में 3 करोड़ का खर्च आया। साथ ही साथ ये ब्रिज जो है टेहरी लेक के ऊपर बनाया गया है, टेहरी झील के ऊपर बनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और टिहरी और प्रतापनगर के बीच का समय जो है ये ब्रिज कितना कम कर देगी? पहले प्रतापनगर और टिहरी के बीच जाने में 5 घंटे का समय लगता था, तो अब अप्रॉक्स मैक्सिमम 2 घंटे का समय लगेगा, यानी कि 3 घंटे का समय कम लगेगा अब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? यहाँ पे अभी हाल ही में नेशनल वाटर अवार्ड्स 2019, हाँ ध्यान दीजिएगा, 2019 दिया गया है, नेशनल अवार्ड फॉर वाटर 2019। तो इसमें ओवरऑल जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। अदर स्टेट्स को बहुत सारे स्पेशल अवार्ड थे, लाइक स्पेशल अवार्ड मिजोरम को दिया गया। तो यहाँ पे हम ओवरऑल बात करेंगे कि ओवरऑल वाटर कंजर्वेशन के लिए किस स्टेट को टॉप अवार्ड दिया गया, कौन सा स्टेट सबसे टॉप पे है? तो पहला अवार्ड दिया गया तमिलनाडु को, यानी कि तमिलनाडु टॉप पे है वाटर कंजर्वेशन में ओवरऑल। फिर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, फिर राजस्थान तीसरे नंबर पे, यानी कि वाटर के कंजर्वेशन के लिए किसी स्टेट के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, फॉरेस्टेशन हो और रिवर का डेवलपमेंट हो, इस तरह से क्या क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखा जाता है इस इंडेक्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कॉमिक बुक के कैरेक्टर चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है चाचा चौधरी, यह है साबू। आई होप आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स तो पढ़ी ही होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माझी भिंत, जिसका मतलब होता है माय वॉल यानी मेरी दीवार, मेरा दीवार, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र दारदा, राजेंद्र दारदा। और ये बुक जो है, ये इस बुक को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इस बुक को रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है। और ये बुक लिखी किसके द्वारा गई है? राजेंद्र दारदा के द्वारा। और इस बुक में है क्या? तो इस बुक में राजेंद्र दारदा ने पिछले 4 सालों में जो भी फेसबुक पे पोस्ट किए थे, उस पोस्ट का ये कंपाइलेशन है ये बुक, माय भिंट, माय वॉल, जो फेसबुक के वॉल पेज पे जो लिखते हैं तो वही है, इसीलिए इस बुक का नाम ही है माय वॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना द्वारा 5वें स्कॉर्पियन वर्ग की किस पनडुब्बी को लॉन्च किया गया? तो इंडियन नेवी के द्वारा 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लॉन्च किया गया। और इस सबमरीन का नाम है क्या? वजीर। और इस सबमरीन को हम कलवारी क्लास सबमरीन भी कहते हैं। अब कलवारी क्लास सबमरीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 5, ये 5वां है और इसमें टोटल 6 एंटी वॉरफेयर सबमरीन बनाए जाने वाले हैं। तो इस 6 सबमरीन में से सबसे पहला जो सबमरीन बन के तैयार हुआ था, जो कमीशन किया गया था, वो किया गया था कौन सा? कलवारी, INS कलवारी। और इसीलिए जो पहला शिप होता है उसी के नाम से हम जानते हैं कलवारी क्लास सबमरीन। और इस जो 6 जो सबमरीन बनाए जाएंगे वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाएंगे? इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये वजीर जो है इसे कहाँ पे डॉक किया गया है? तो इसे डॉक किया गया है मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई में। और ये जो सारे जो सबमरीन है वो बना कौन रहा है? MDL, मझगांव डॉक लिमिटेड। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी बचे जो 4 इससे पहले लॉन्च हो चुके हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला कलवारी, फिर खंडेरी, करांज और INS वेला, और 5वां हुआ है वजीर। और छठा कौन सा होगा? तो INS वागसीर, INS वागसीर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आसिफ बसरा भी एक एक्टर थे और इन्होंने अपने घर में सुसाइड कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिर किसी मूवी में हो, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 किस दिन मनाया गया। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये इस बार 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। और आयुर्वेद दिवस ये हर एक साल किस दिन मनाया जाता है? धन्वंतरी दिवस के दिन। धन्वंतरी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? धनतेरस के दिन, यानी कि दिवाली के एक दिन पहले। और इस बार दिवाली कब थी? 14 नवंबर को, यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया 13 नवंबर को। अच्छा, आयुर्वेद से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन पूछा सकते हैं। कौन कौन से? तो इसी दिन 13 नवंबर को ही पीएम मोदी ने 2 आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन को इनॉग्रेट किया, एक तो जयपुर में और एक जामनगर में वर्चुअली। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और WHO ने इसी दिन वर्चुअली जो है कॉन्फ्रेंस करके ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इंडिया में स्थापित करने की बात कही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम नो मसीहा इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक हैं सोनू सूद और मीना अय्यर। तो बेसिकली ये बुक जो है सोनू सूद के द्वारा ही लिखी गई है। और फिर भी ये भी को ऑथर हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? बोथ ए एंड सी। सोनू सूद ने जितनी जो मदद की लोगों की कोरोना वायरस के समय में, लॉकडाउन के समय में, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। किसी पॉलिटिशियन ने भी नहीं की, किसी स्टेट के गवर्नमेंट ने भी नहीं की डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जिस तरह से भी हो, लेकिन डायरेक्टली जिन्होंने इनके द्वारा जितनी मदद की गई वो किसी के द्वारा नहीं की गई डायरेक्टली। तो इनके द्वारा जो भी अनुभव प्राप्त किए गए लॉकडाउन के दौरान, जो लोगों से बात किए गए, तो उसके बारे में ये बुक लिखा गया है, आई एम नो मसीहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय यानी कि सैंडलवुड म्यूजियम किस शहर में खुलेगा? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये खुलेगा कर्नाटका के मैसूरू में। और ये आपको पता होगा कि मैसूरू कर्नाटका में है और मसूरी जो है ये है उत्तराखंड में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री संचामन लिम्बो का निधन हो गया? तो ये किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके थे? ये रह चुके थे सिक्किम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। अच्छा, संचामन लिम्बो ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। और सिक्किम की कैपिटल जो है ये क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। और ये कब से कब तक मुख्यमंत्री रह चुके थे? 1994 में, जून से दिसंबर तक ये मुख्यमंत्री थे, 6 महीनों तक। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तवांग। वैसे इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पीएस गोलई इस नाम से भी इन्हें जानते हैं, प्रेम सिंह तवांग को, जो कि अभी चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्कियाना ये बुक किसके जीवन पर आधारित है? तो बोस्कियाना ये गुलजार साहब के जीवन पर आधारित है, जो कि इस नाम से लिखी गई है, बोस्कियाना। और बोस्कियाना इस बुक का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि गुलजार साहब की जो घर है मुंबई में, तो इसका नाम जो है वो बोस्कियाना ही है। तो इसी टाइटल से बुक लिखी गई है। और इस बुक में गुलजार साहब ने जो अभी तक इंटरव्यू दिए थे, जो उनके द्वारा स्पीच बोला गया था, उसका कंपाइलेशन है। जो इनकी लाइफ की फ़िलॉसफी थी उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। और इस बुक के एडिटर हैं, बोस्कियाना के एडिटर कौन है? यशवंत व्यास। और इसके पब्लिशर कौन है? राधाकृष्ण प्रकाशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल प्रेस डे यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया गया? तो नेशनल प्रेस डे ये मनाया गया 16 नवंबर को। और ये हर एक साल 16 नवंबर को ही मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में, तो ये तो है नेशनल प्रेस डे, यानी कि हम प्रेस के लिए एक दिन मनाते हैं। और एक मनाया था वर्ल्ड के लिए प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस की जो है प्रेस को जो है फ्रीडम होनी चाहिए, ना ही वो फियर करे, ना ही वो किसी का फेवर करे। तो ये भी थीम भी है इस 2020 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये 3 मई को मनाया जाता है हर एक साल। वहीं पे अगर हम बात करें कि इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो बहुत ही ख़राब है, 142। यानी कि इंडिया की जो प्रेस है वो पूरी तरह से अभी के अगर हिसाब से देखें तो हर एक साल 2 पायदान नीचे गिर रही है इंडेक्स में। यानी कि कह सकते हैं कि वो फेवर करती है, वो निष्पक्ष ढंग से खबर को नहीं दिखाती है, ऐसा कहा जा सकता है इंडेक्स को देखकर, मैं नहीं कह रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द टर्किश ग्रां प्री 2020? ये हम बात कर रहे हैं F1 कार रेस के बारे में। तो टर्किश ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? नन अदर देन लुइस हैमिल्टन।
लुइस हैमिल्टन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। अब ये मुक्त व्यापार समझौता जो है ये कौन सा हुआ है, तो हम बात कर रहे हैं RCEP के बारे में, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे जो सिग्नेचर हुआ है वो कितने देशों का सिग्नेचर हुआ है, 15 देशों का सिग्नेचर हुआ है। इससे इंडिया अलग हो गया था, इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया। अब यहाँ पे हम कुछ डिटेल्ड यहाँ पे जानेंगे कि इंडिया ने इस पेपर पे साइन क्यों नहीं किया। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि जो ये 15 देश हैं, 15 देश एक दूसरे देश के लिए अपना मार्केट ओपन कर देंगे। अपना मार्केट ओपन कहने का मतलब है कि कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। अगर आप चाहे तो इस कंट्री में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इस कंट्री में भी सेल कर सकते हैं, इस कंट्री में भी सेल कर सकते हैं, आप पर कोई ट्रेड नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे जो है RCEP के मेंबर हैं इसीलिए। और इस पर जो हस्ताक्षर किया गया कब किया गया, 15 नवंबर को किया गया। अब देखिए होगा क्या कि इंडिया ने इसमें साइन क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडिया को पता है कि हमारा प्रोडक्ट तो कम सेल होगा फॉरेन में, बट फॉरेन का जो प्रोडक्ट है लाइक चाइनीज़ प्रोडक्ट और अदर जो डेयरी प्रोडक्ट है न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, ये ज़्यादा सेल होगा कहाँ पे, इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ लगेंगे नहीं। अभी मान लेते हैं कि 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और इस पर बहुत सारे टैरिफ लगते लगते क्या हो गए, 180 रुपये का वो प्रोडक्ट हो गया तब, और 100 रुपये का प्रोडक्ट है और इस पर टैरिफ जो है मात्र 10% लगेगा, तब वो प्रोडक्ट कितना का हो गया, 1 से 10 रुपये का। यानी कि उसे बेचने में बहुत ही आसानी होगी, यानी कि वो जो प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में जितने प्राइस में बिक रहा है वो यहाँ पे भी बिक पाएगा, तो खूब बिकेगा, और इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो इंडियन जो मार्केट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया। इंडिया का ये भी कहना था कि आप जो बेस प्राइस जो है बेस ईयर जो है ये 2019 रखिए, और RCEP का कहना था कि बेस ईयर जो है 2013-14 रखिए। क्यों ये बेस ईयर क्या है, क्योंकि जो प्राइस जो बढ़े थे, जो जितने सारे टैरिफ्स या टैक्सेस लगे हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, वो आप 2014 के बाद जितने सारे आपने टैक्स या टैरिफ लगाए हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में के लिए, वो आप 90% तक कम कीजिए, ये कहा गया था। बट इंडिया के द्वारा ये कहा कि 2019 के बाद जो हमने टैरिफ और टैक्स लगाए हैं उसमें हम 78% तक कम करेंगे, उसमें भी 90% नहीं 78% तक। तो इसीलिए ये साइन नहीं किया गया इंडिया के द्वारा। और वैसे भी इंडिया मेक इन इंडिया और अभी आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रहा है, तो साइन भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें कितने देशों ने साइन किया, 15 देशों ने। 15 देश में कौन थे, 10 आसियान कंट्री और 5 और अदर कंट्री। कौन कौन से कंट्री, एक तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और चाइना, और 10 कौन से, आसियान कंट्री। तो हो गया 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 ये किसने जीता, तो ये जीता गया है सदत रहमान के द्वारा। ये बांग्लादेश के हैं, और इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया, इन्होंने साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो इन्होंने काम किया उसके लिए ये अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020, सादत रहमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और आज हम बस एक ही न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे, न्यू रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट तब किसी वेटलैंड एरिया को घोषित किया जाता है, यानी कि जो स्पीसीज़ हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं, माइग्रेटरी बर्ड है, कोई भी पशु पक्षी है, उसको संरक्षित करने के लिए, उस एरिया को संरक्षित करने के लिए हम रामसर साइट घोषित करते हैं। हम नहीं, मतलब रामसर साइट किसी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करती है। तो अभी हाल ही में मीटियोर लेक, या फिर इसे लोनार लेक भी कहते हैं, लोनार लेक, महाराष्ट्र के लोनार लेक को रामसर साइट घोषित किया गया, और सूर सरोवर लेक जो कि आगरा में है, इसे रामसर साइट घोषित किया गया है अभी हाल ही में। और अभी टोटल में कितने रामसर साइट हो गए, 41 रामसर साइट हो गए, जो कि हाईएस्ट है साउथ एशिया में। और अभी इसी साल कावरताल वेटलैंड जो कि बिहार में है, और आशान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, इस दोनों को भी रामसर साइट घोषित कर दिया गया था, और अभी हाल ही में 2 और जोड़े गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लोनार लेक सिचुएटेड इन डेक्कन प्लेट्यू वोल्केनिक basalt rock was created by the impact of a meteor 35,000 to 50,000 year ago. The lake is a part of Lonar Wildlife Sanctuary which falls under the unified control of the मेलघाट टाइगर रिजर्व MTR। फिर ये जो है दूसरा रामसर साइट है महाराष्ट्र में। पहला कौन था, नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो
लोनार लेक का जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा सेलाइन है, अल्कालाइन है, और इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं लाइक एनॉर्बियस, साइनोबैक्टीरिया और साइटोप्लैंक्टन। तो ये हैं, तो इसको बचाने के लिए, और जो माइग्रेटरी बर्ड जो आते हैं वो किसी खास वजह से आते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज़ या कुछ ऐसे खास स्पीसीज़ जो वहाँ पे जो कुछ पाया जाता है उसी के चलते है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगी, डेंजर स्थिति में आ जाएगी। फिर सूर सरोवर लेक, जिसको कि कीथम लेक से भी नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पे है, ये है आगरा में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको पता होगा कि अब यूएस के जो है 46th, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने एग्जैक्ट उसमें डिस्कशन करवाया था कि नहीं, नवंबर फर्स्ट वीक वाले करंट अफेयर्स में। तो 46th प्रेसिडेंट कौन बन गए यूएसए के, जो बाइडेन। और जो बाइडेन को जो है टोटल इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो मिला है वो कितना मिला है, 306, और वहीं पे ट्रंप को 232। अगर हम वोटों की बात करें तो जो बाइडेन ने पूरा अभी तक का जो इलेक्शन है, जितने सारे इलेक्शन हुए हैं उसके सभी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो बाइडेन को कितने टोटल वोट मिले, 7,98,00,000, अप्रॉक्स 8 करोड़ के लगभग में। और वहीं पे ट्रंप को कितने वोट मिले, 7,38,00,000। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।